नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हमारा यह आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह है रामबाण सिद्ध होगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हमारे टॉपिक का नाम है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। अभिव्यक्ति का तात्पर्य यह है जब हम हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं, हमारी आवाज़ को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से वे माध्यम हैं जो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बोले हुए शब्दों का माध्यम कौन सा है? बोले हुए शब्दों का माध्यम प्यारे बच्चों रेडियो है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से हम हमारी आवाज़ को विश्व के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई चित्र वो दिखाई नहीं देगा। उसमें केवल साउंड है, यानी आवाज़ है, वही सुनाई देगी। अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं की विपुलता का माध्यम कौन सा है? अंतरक्रियात्मक आपसी विचार विमर्श को विपुल स्तर पे, बड़े स्तर पे ले जाने वाला आज का सशक्त माध्यम कौन सा है? वह प्यारे बच्चों इंटरनेट है। इंटरनेट के जरिए हम एक ही क्लिक से देश और दुनिया के प्रत्येक कोने से जुड़ सकते हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो देखिए, अगर हम सबसे प्राचीन माध्यम की बात करें तो वह अखबार है। अखबार के अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो अखबारी कागज़ का निर्माण सर्वप्रथम चीन ने किया था। अगर हम पहले छापे खाने की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग में पहला छापा खाना खोला गया था, यानी प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी। अगर हम वहीं भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो सन 1556 ईस्वी के अंदर गोवा के अंदर सन 1556 गोवा के अंदर पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला गया था। आगे बढ़ते हैं। संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होने वाला जनसंचार का माध्यम कौन सा है? देखिए, शब्दों का खेल है प्यारे बच्चों। संदर्भ का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त होने वाला जनसंचार का माध्यम कौन सा है? तो वह अखबार है। इसको यूँ समझिए, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अपना नाम चेंज करवाना है, अगर वह बच्चा अपना नया नाम रखना चाहता है, नाम परिवर्तन करना चाहता है, तो सर्वप्रथम वह क्या करेगा? अखबार में इसकी एक कटिंग देगा कि मेरा नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यह है, मेरा पता है, पत्र व्यवहार का पता यह है, मेरे वास्तविक नाम को न जान करके आगे से मुझे इस नाम से जाना जाए। इसके पश्चात वह क्या करेगा? अखबार की उस कटिंग को लेकर के साक्ष्य के रूप में जहाँ पे नाम परिवर्तन का कार्य होता है उस विभाग में जाएगा, वहाँ पे वह साक्ष्य देगा। इसके पश्चात उसका नाम है वो परिवर्तित कर दिया जाएगा। पत्रकारिता में स्टोरीज किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, पत्रकारिता में स्टोरीज है वह खबरों को कहा जाता है। कहानी के विपरीत उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स कहाँ होता है? पहली बात तो ये है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली प्यारे बच्चों देखिए इस प्रकार की होती है, यानी सर्वप्रथम महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको यहाँ पे स्थान, उसके पश्चात धीरे धीरे जो कम महत्व की खबरें हैं उनको लिया जाता है। हेडिंग पढ़ते ही हम समझ जाएंगे, वहीं पे हमारी जो खबर है वो हमारे समझ में आ जाती है। ठीक कहानी में होती है सीधा पिरामिड शैली। तो सीधा पिरामिड शैली क्या होती है? ये होती है सीधा पिरामिड शैली। प्यारे बच्चों, जब तक हम कहानी के अंतिम वाक्यों तक नहीं जाएंगे, अंत तक कहानी को नहीं पढ़ेंगे, उसका सारांश हमें समझ में नहीं आएगा। यही उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड शैली है। तो देखिए, क्लाइमेक्स है वो खबरों के प्रारंभ में होता है। रेडियो समाचार में 24-54 को कैसे लिखा जाएगा? प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के 10 तक के जो नंबर होते हैं उनको तो हम किस में बोलेंगे? अंकों में बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई संख्या जैसे यही दे दी, 24-54 दे दिया, तो इसको वहाँ पे शब्दों में लिखा जाएगा। रिपोर्टर से आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिपोर्टर से प्राप्त दृश्यहीन यानी वे खबर जिनमें रिपोर्टर केवल खबर देता है, दृश्य नहीं दिखाता है, टेलीविज़न की भाषा में उन्हें एंकर ड्राई कहते हैं। एंकर ड्राई का अर्थ होता है सूखा,
अर्थात कहने का मतलब ये केवल खबर दी जाएगी, उसके विजुअल हैं अर्थात उसके जो वीडियो वगैरह हैं, तस्वीरें वगैरह हैं, वो वहाँ पे नहीं दिखाई जाएंगी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी के लघु साक्षात्कार को टेलीविजन की भाषा में क्या कहते हैं? तो एंकर बाइट कहते हैं। यानी उस घटना को जो प्रत्यक्षदर्शी देखने वाले हैं उनके माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करके जब टीवी पे दिखाया जाता है तो उनको एंकर बाइट कहा जाता है। दृश्यों के साथ प्रयुक्त प्राकृतिक आवाज़ों को क्या कहते हैं? यानी बैकग्राउंड में जो आवाज़ निकलती है उसे नेट साउंड कहा जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की पहली साइट कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हर एक प्रश्न को बारीकी से समझने का प्रयास करना है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की प्रथम साइट कौन सी है? तो देखिए rediff.com, rediff.com है। ये क्या है? भारत के अंदर इंटरनेट पत्रकारिता की प्रथम साइट मानी जाती है। समाचार का इंट्रो कौन से ककार में लिखा जाता है? तो देखिए समाचार का इंटर 3 या 4 ककारों में लिखा जाता है। वैसे ककार हैं टोटल कितने होते हैं? टोटल 6 ककार होते हैं, यानी कुल 6 ककार होते हैं। लेकिन इंट्रो है यह 4 ककारों में लिखा जाता है। क्या, कौन, कहाँ और कब। हम समझते हैं थोड़ा विस्तार से। किसी भी समाचार के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंट्रो या मुखड़ा, इसे हम मुखड़ा भी कहते हैं। दूसरा होता है इसका बॉडी और अंतिम होता है इसका समापन। विस्तार से हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। सूचनात्मक और तथ्यात्मक आधारित ककार कौन से हैं? तो सूचना देने वाले 4 ककार हैं। क्या, कौन, कहाँ और कब। विस्तार करने वाले सूचना को ये 2 ककार माने जाते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। मनोरंजन और कथात्मक शैली पर आधारित लेख है, क्या कहलाता है? ये फीचर कहलाता है। देखिए फीचर शब्द बना ही फिल्म से है। जिस प्रकार फिल्में हमारा मनोरंजन करती हैं उसके साथ हमें निहित संदेश भी प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार फीचर है ये मनोरंजक और कथात्मक शैली में लिखा जाता है। विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो देखिए विशेष रिपोर्ट के खोजी रिपोर्ट है, डेथ इन रिपोर्ट है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है, विवरणात्मक रिपोर्ट है। ये जो भी हम विशेष रिपोर्ट के जो क्षेत्र हैं उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए अखबार की आवाज़ किसे कहा जाता है? तो संपादक की जो लेख है ना उसको अखबार की आवाज़ माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान देना। लेखकों के नाम से प्रसिद्ध और स्तंभ पसंद किए जाने वाले लेख क्या कहलाते हैं? किसी भी लेखक के नाम से, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि कुमार विश्वास की कलम से ये इस नाम से रोज अखबार में एक लेख आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। विशेष क्षेत्र में विशेष लेखन के विशेषज्ञ लेखकों के लिए निर्धारित स्थान जो होता है उसको हम डेस्क बोलते हैं। यानी विशेष लेखन करने वाले हैं। जिस प्रकार हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्कूलें होती हैं, उसमें कहीं पुस्तकालय है तो कहीं ऑफिस है तो कहीं और कुछ कक्षाओं के बैठने के स्थान होते हैं, ठीक उसी प्रकार विशेष क्षेत्र में लेखन करने वालों को एक स्थान अलॉट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेस्क बोलते हैं। संवाददाताओं के मध्य संवाददाता, ये संवाददाता क्या है? संवाद देने वाला, संवाद प्रदान करने वाला। संवाददाताओं के मध्य कार्य का विभाजन है वो बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीट। बीट का अर्थ प्यारे बच्चों क्षेत्र भी होता है। बीट का अर्थ क्षेत्र भी होता है। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाले पत्रकार क्या कहलाते हैं? फ्रीलांसर जो पत्रकार हैं, ये फ्रीलांसर पत्रकार वो होता है जो अलग अलग अखबार में अपनी पसंद से काम करता है, उसको बोलते हैं फ्रीलांसर।
जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं वो प्रिंट मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है। और इंटरनेट के अंदर हमारे ये जैसे जितने भी मान लीजिए कि मोबाइल्स वगैरह आ गए, लैपटॉप, कंप्यूटर सारे आ गए, तो ये इंटरनेट से जो संचालित होने वाले हैं वो सारे उपकरण इसी में आ जाते हैं। समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो समाचार पत्र है, ये मुद्रित माध्यम है, प्रिंट माध्यम है, ये लिखित माध्यम है। प्यारे बच्चों, हम आगे एक एक करके इनके बारे में, इन प्रत्येक जनसंचार की कमियां भी होती हैं और प्रत्येक जनसंचार की खूबियां भी होती हैं, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। समाचार लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमने ऊपर देखा था ना, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली वाली मतलब इस प्रकार की शैली जिसमें खबरें हैं, जो मुख्य खबरें हैं उनको प्रारंभ में स्थान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। समाचार लेखन में कितने ककारों को काम में लिया जाता है? तो प्यारे बच्चों, समाचार लेखन के अंदर 6 ककारों को काम में लिया जाता है। कितने ककार? 6। वो कौन कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाचार लेखन में ककार कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचारों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो हमने ऊपर पढ़ा, उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को 3 भागों में बांटा जाता है। और 3 भाग कौन से हैं? एक तो होता है बॉडी, इसी को बोलते हैं मुखड़ा। बीच वाला होता है, पहला होता है इंट्रो, इसी को मुखड़ा बोलते हैं। फिर है बॉडी, मध्य भाग है, और अंतिम कौन सा होता है? समापन होता है। टीवी के लिए विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, लाइव कवर पैकेज। एक एक करके हम या तो इस वीडियो में देखेंगे, या फिर वीडियो अगर लंबा बनेगा तो हम टीवी के अंदर वे शब्द, टीवी, रेडियो, इनके अंदर वे शब्द जिनका विशेष महत्व है उनका हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फीचर लेख की क्या विशेषता होती है? ये फीचर क्या है? देखिए, फीचर लेख की क्या विशेषता होती है? तो देखिए, एक अच्छा, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होना चाहिए। साथ में ये मनोरंजक प्रक शैली में लिखा जाता है। फीचर लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, फीचर लेखन में हमेशा सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। जब तक कहानी है, फीचर है, इनके समाचार की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है, लेकिन कहानी है, फीचर है, इनको जब हम लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे, अंत तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक पूरा अर्थ वो समझ में नहीं आएगा। यही सीधा पिरामिड शैली होती है। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहा जाता है? तो मीडिया की भाषा में काम के विभाजन को बीट कहते हैं। काम के विभाजन, देखिए, किसी विषय की विशेष जानकारी रखने वाले पत्रकारों के बीच में काम का जो विभाजन है, काम का विभाजन है, वह क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। तो देखिए, व्यक्ति परक फीचर हो सकता है, समाचार परक हो सकता है, यात्रा परक हो सकता है, चित्र परक हो सकता है, और भी हो सकते हैं। फीचर लेखन में लेखक का दृष्टिकोण कैसा होता है? तो ये फीचर लेखन में ये निजी दृष्टिकोण होता है। आप किस एंगल से उस विषय को देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है, फीचर और समाचार में क्या अंतर है? फीचर और समाचार में क्या अंतर है? पहला अंतर तो हमने ये देखा कि फीचर सीधा पिरामिड शैली में आता है, समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में आता है। समाचार लेखन में सूचना देना आवश्यक होता है। फीचर लेखन में सूचना के साथ मनोरंजन भी जुड़ा रहता है। खबरों में मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता है, समाचार में मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन फीचर के अंदर मनोरंजन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाचार की भाषा सरल और विवरणात्मक होती है, जबकि फीचर की जो शैली है वह साहित्यिक शैली होती है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, फीचर से आप क्या समझते हैं? तो ये फीचर है क्या? हम बार बार जो इस फीचर की बात कर रहे हैं, तो देखिए, जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार संजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है
कि उसका संपूर्ण विवरण स्पष्ट हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर हैं। 15-20 प्रश्नों को हम और थोड़ा विस्तार से करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका जो पूरा टॉपिक है वह क्लियर हो जाए। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो देखिए, भारत में अगर हम इंटरनेट पत्रकारिता की बात करते हैं तो सन 1993 से भारत में पहला दौर स्टार्ट हुआ था और 2003 से दूसरा दौर चल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो विश्व के अंदर 1982 से पहला दौर स्टार्ट हुआ था और आज तीसरा दौर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर सन 1993 में शुरू हुआ, दूसरा दौर सन 2000 में शुरू हुआ। इससे पहले भारत में भी अनेक डॉट कॉम्स का तूफान आया था और शीघ्र ही चला गया। अंत में वे टिके रहे जो मीडिया उद्योग से पहले से जुड़े हुए थे। Rediff.com भारत की पहली साइट मानी गई है। Rediff है, ये क्या है? भारत की पहली साइट है जो गंभीरता से इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। अब देखिए, टेलीविज़न से जुड़ी कमियां और विशेषताएं। प्रत्येक जो माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसकी अपनी कमियां हैं, उसकी अपनी अच्छाइयां भी हैं। तो देखिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह है एक दृश्य एवं सर्वे माध्यम है जो अनपढ़ व्यक्ति भी इसे देख सकता है और सुन सकता है। इसमें समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार चाहे वो रेडियो का हो, चाहे वो टेलीविज़न का हो, चाहे किसी भी विषय का हो, किसी भी माध्यम के लिए लिखा गया है, हमेशा उल्टा पिरामिड होगा, शैली में ही लिखा जाएगा। अगर हम कमियों की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, देखो सीधी सी बात तो ये है कि मान लीजिए कि अंधा व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता, वो केवल सुन सकता है, तो वो तो रेडियो, उसके लिए तो रेडियो की भांति ही हो गया है। ऐसे में देखिए, किसी की यह कमी इसकी यह है कि यह किसी भी व्यक्ति की छवि को बिगाड़ सकता है। अनेक बार छोटी छोटी बातों को बार बार दिखाया जाता है, जिसमें हमारा समय है वह भी व्यर्थ चला जाता है। मामूली घटना को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, सत्यता का इसमें अभाव पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, मुद्रित माध्यम के लेखक और पत्रकारों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। मान लीजिए आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं, आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी होगी ताकि आप अपने क्षेत्र में पारंगत बन सकते हैं। तो देखिए, मुद्रित माध्यमों के लेखक और पत्रकारों को अपने पाठकों की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रकाशन के लिए प्राप्त सामग्री को समय सीमा के प्रति भी सावधान रहना चाहिए, उनको सामग्री की शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हें प्रकाशित सामग्री को छपने से पूर्व शुद्ध करने की पूरी सावधानी रखनी होती है। लेखन में तारतम्यता और स्वाभाविक प्रवाह बनाए रखना भी जरूरी होता है। तो ये मुद्रित माध्यम है, उनकी विशेषताएं हैं। आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपकी अशुद्धिकरण किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर आप राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो उनमें फिर काट छाँट करके उनको शुद्ध करके ही जनता तक पहुंचाना चाहिए। ये मुद्रित माध्यम के बारे में जानकारी है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में होता है, जानकारी दीजिए। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार 3 भागों में, इंट्रो यानी मुखड़ा, बॉडी यानी मध्यम, समापन यानी अंतिम। समाचार में इंट्रो को लीड या मुखड़ा भी कहते हैं। यह खबर का मूल तत्व होता है। इसे हम क्लाइमेक्स भी कह सकते हैं, है ना। खबरों के शीर्षक में प्रारंभ में जो होता है उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं, जिसके प्रथम 2 या 3 पंक्तियों में से बताया जाता है। बॉडी में समाचार का विस्तृत विवरण घटते हुए क्रम में दिया जाता है और अंत में इसका समापन होता है। यही उल्टा पिरामिड शैली है। विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो विशेष लेखन के जो क्षेत्र हैं प्यारे बच्चों, देखिए, आप अर्थ व्यापार पे लिख सकते हैं, खेल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, कृषि है, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध है, सामाजिक मुद्दे हैं, कानून है, ग्रामीण समस्याएं। किसी भी समस्या पे आप लिख सकते हैं, कोई भी विषय को आप चुन सकते हैं। पत्रकारिता में सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से होते हैं? अगर मान लीजिए कोई पत्रकारिता करता है, अखबारों के अंदर जो सूचनाएं आती हैं, तो इन सूचनाओं को कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं? तो देखिए, मंत्रालय के सूत्र हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, विज्ञप्तियां हैं, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट है, संस्थान से संबंधित व्यक्ति जो इंटरनेट इत्यादि से जुड़े हुए हैं वो हैं। अन्य माध्यमों से भी इस सामग्री को एकत्रित किया जाता है।
बीट रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर है? इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर आपको देखने को मिलेंगे। बीट रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो देखिए, अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को उस क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, बीट का अर्थ प्यारे बच्चों यहाँ पे क्षेत्र भी होता है। रुचि का होना पर्याप्त है। एक बीट रिपोर्टर को अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी चाहिए, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है, आगे से बढ़ करके उस क्षेत्र के जुड़ी समस्त घटनाओं को, समस्याओं को बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। यानी विशेष रिपोर्टिंग में विशेष प्रकार से छानबीन की जाती है, बीट रिपोर्टिंग में सामान्य जानकारियां भी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ लेखन क्या है? तो हमने पहले ही देखा कि किसी अखबार में कवि या लेखक के द्वारा या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा जो एक कोने के अंदर अपने विचारों की सीरीज रखी जाती है, उसको हम स्तंभ कहते हैं। देखिए, स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक मुख्य रूप है। ये लेखक के वैचारिक रुझान के लिए जाना जाता है। स्तंभ का विषय चुनने और अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूर्णतः छूट होती है। स्तंभ लेखक अपने नाम से जाने और पसंद किए जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मैं कहूँ अमिताभ बच्चन की कलम से, तो अब उनके नाम से फिर ये एक सीरीज चलेगी, आए दिन हमें अखबार में देखने को मिलेगी, तो हम उनकी बारीकियों को समझ पाएंगे। ये पूर्णतः उन्हीं के विचारों पर आधारित होती है। पत्रकारिता में अच्छे लेखन के लिए कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो पत्रकारिता में अच्छे लेखन के लिए देखिए, वाक्यों को छोटा रखा जाए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। अपने लिए लेख को दोबारा पढ़ना चाहिए। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर आसपास घटने वाली सामाजिक पर्यावरण से गहरी रुचि और निगाह से देखना चाहिए। यानी वह समस्त प्रकार की सावधानी को रखेगा, तभी एक अच्छा पत्रकार है वो बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक हम शामिल करते हैं। अगली कक्षा में हम पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।